इस दुनिया के कोई भी माता पिता हो, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पर वहीं पर कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं तो अपने माता पिता को दरकिनार कर अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजीपुर और इसी गाजीपुर का एक थाना पड़ता है नंदरगंज। नंदरगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुसुमही कला, और इसी कुसुमही कला गांव का रहने वाला है मुंशी बिंद। मुंशी बिंद की पत्नी का नाम है देवंती देवी। मुंशी के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा रामाशीष उम्र 20 साल और छोटा बेटा आशीष। आशीष जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। दरअसल मुंशी जो मुंबई में रह कर के टाइल्स लगाने का काम करता है, और उसके दोनों बेटे अपने माँ के साथ गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। मुंशी अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर उनका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है। बात कर रहा हूं मैं 8 जून 2024 की। दरअसल मुंशी को गांव में कुछ काम पड़ जाता है, इसीलिए गांव में आ जाता है। लेकिन गांव में आने के बाद शायद उसके काम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका काम भी नहीं हो पाता है और मजबूरन उसे कुछ दिनों तक गांव में ही ठहरना पड़ता है। जब 1 महीने का समय गुजरता है, 8 जुलाई 2024 को पड़ोस में ही एक शादी समारोह होता है, जिसमें मुंशी के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास मुंशी अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ शादी समारोह में शामिल होता है। जब 3 घंटे का समय गुजरता है, करीब रात्रि के 11 बजे के आसपास मुंशी का पूरा परिवार वापस अपने घर पर पहुंच जाते हैं। मुंशी जब अपने परिवार के साथ घर पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी के साथ बाहर के कमरे में सोने के लिए चला जाता है, और रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आशीष जब अपने बेड पर सोने के लिए जाता है, ना जाने क्यों उसे नींद ही नहीं आती है। काफी देर तक इधर उधर करवट बदलता है। जब उसे नींद नहीं आती है, चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है, किसी को बिना कुछ बताए ही फिर से शादी समारोह में चला जाता है। शादी समारोह में जाता है, वहां पर डीजे बजता है, लोग डांस वगैरह भी करते हैं। लेकिन शादी समारोह में पहुंचने के बावजूद भी आशीष का मन नहीं लगता है। जैसे तैसे 2 से 3 घंटे का और समय गुजरता है। जैसे ही रात्रि का 2 बज जाता है, आशीष फिर से वापस अपने घर चला आता है। लेकिन रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास आशीष जब अपने घर पर पहुंचता है तो घर के अंदर का नजारा दे वो एकदम दम से चीख पड़ता है। दरअसल कमरे के अंदर उसके मम्मी पापा का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, और बाहर दरवाजे पे उसके भाई का डेड बॉडी पड़ा था। आशीष जैसे इस तरह की नजारा देखता है तो देख करके जोर जोर से चखने चिल्लाने लगता है। चूंकि बगल में शादी समारोह चल रहा था, डीजे बज रहा था, आवाज इतनी काफी तेज आ रही थी कि आशीष की चीख पुकार कोई सुन ही नहीं पाता है। इसीलिए आशीष फिर से भागते दौड़ते उसी शादी समारोह में जाता है और जाकर डीजे बंद करा देता है, और साथ साथ अपने घर के तरफ इशारा देते हुए वहां पर मौजूद लोगों से कहता है कि किसी ने मेरी मम्मी पापा के साथ साथ मेरे भाई का कत्ल कर दिया है। और इतनी सी बात कहने के बाद आशीष जोर जोर से रोने लगता है। आशीष जब इस तरह की बातें कहता है, वहां पे जितने लोग भी मौजूद होते हैं, उसकी बात सुनकर सबके सब भागते दौड़ते आशीष के घर पे जाते हैं, और जब तीनों की डेड बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसी रात को ही पड़ोस में रहने वाला मुंशी का बड़ा भाई राम प्रकाश को भी खबर दी जाती है। राम प्रकाश भी जब अपने छोटे भाई के घर पर पहुंचता है और जब तीनों की डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस रात्रि के करीब 4 बजे के आसपास जब घटना स्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले तीनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि तीनों के गले पर किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलता है। हालांकि घर के सामानों को जब देखती है
तो पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इन तीनों की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं की गई है, क्योंकि घर में जितना भी सामान था सब के सब अपने जगह पर अस्थिर पड़ा हुआ था। पुलिस सबसे पहले तीनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस वारदात के बारे में मुंशी के बड़े भाई राम प्रकाश से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि इन तीनों की हत्या कौन कर सकता है। इस पर राम प्रकाश पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल हमारे ही पड़ोस का रहने वाला है राधे बंद। राधे ने ही मेरे भाई के पूरे परिवार की हत्या किया है। राम प्रकाश जब राधे का नाम लेता है तो पुलिस फिर से राम प्रकाश से सवाल करती है कि आखिरकार राधे इन तीनों की हत्या क्यों कर सकता है। इस पर राम प्रकाश पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, राधे की एक बेटी है जिसका नाम है नंदिनी। दरअसल नंदिनी और आशीष का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी राधे को मालूम चल चुका था। इसीलिए कुछ दिन पहले राधे ने मुंशी के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया था। राम प्रकाश जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद से पुलिस राम प्रकाश के ही तहरीर पर राधे को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब राधे से मुंशी के पूरे परिवार की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो राधे भी पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मैंने उन तीनों की हत्या नहीं किया है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया था, पर यकीन मानिए मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। राधे अपनी तरह तरह की सफाई देता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उसकी एक बात नहीं सुनती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम हो जाती है, पुलिस तीनों की डेड बॉडी को मुंशी के बड़े भाई राम प्रकाश के हवाले कर देती है। राम प्रकाश भी अपने गांव वालों के सहयोग से रीति रिवाज के तहत उसी दिन ही तीनों का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन जैसे ही ये क्रियाक्रम शुरू होता है, तभी इधर जांच पड़ताल में पुलिस को एक ऐसी बात मालूम चलती है कि पुलिस फौरन अपने टीम के साथ शाम के वक्त ही शमशान घाट में पहुंच जाती है और वहीं से मुंशी के छोटे बेटे आशीष को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि शमशान घाट से पुलिस जब आशीष को गिरफ्तार करती है, गांव के भी जितने लोग वहां पर मौजूद होते हैं सब के सब इसका विरोध करने लगते हैं, पर पुलिस कैसे भी करके गांव वालों को समझाने के बाद आशीष को गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आती है, आशीष से उसके माता पिता के साथ साथ उसके भाई की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर आशीष भी पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब, मैंने अपने परिवार की हत्या नहीं किया है। पर पुलिस आशीष की बात नहीं मानती है और अब उसके साथ शक्ति से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आशीष को भी समझ में आ जाता है कि वह अब पुलिस के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका है। इसीलिए मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और जोर से चीखते हुए पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपने पूरे परिवार की हत्या किया है और मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आशीष जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद उसके बड़े पापा राम प्रकाश को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल पड़ोस में रहने वाला राधे बीन, जिसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम है नंदिनी, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल। नंदिनी जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। दरअसल राधे भी अपनी बेटी से इतना काफी प्यार करता है कि उसे पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है, पर नंदिनी जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, आखिरकार पड़ोस का रहने वाला आशीष के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। आशीष और नंदिनी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, शुरू में इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है, इसीलिए दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और जब मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, बार बार जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, आखिरकार दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर इससे पहले कि अपने परिवार वालों से बातचीत करते एक दिन इस बात की जानकारी नंदिनी के पिता को मालूम चल जाता है। नंदिनी के पिता राधा को जब अपनी बेटी
के करतूतों के बारे में मालूम चलता है। इसे जानने के बाद उसके तन बदन में आग लग जाती है। दरअसल राधे अपनी बेटी को आड़े हाथों तो लेता ही है, साथ ही साथ आशीष के पिता मुंशी के नंबर पर फोन करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपने बेटे को समझा दो, क्योंकि वह मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मैं ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। राधे जब मुंशी से यह सारी बातें बताता है, इसे सुनने के बाद मुंशी को भी काफी बुरा लगता है और राधे को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। उसके बाद से मुंशी आशीष के नंबर पर फोन करता है और उसे तरह तरह की बातें कहकर समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जब नौकरी लग जाएगी अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी भी करा देंगे। लेकिन मुंशी के लाख समझाने के बावजूद भी आशीष अपने पिता की एक बात नहीं मानता है और इसके बावजूद भी नंदिनी से फोन पर बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उससे मुलाकात भी करता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता, दोबारा जब इस बात की जानकारी नंदिनी के पिता राधे को मालूम चलता है, राधे इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब दोबारा जब मुंशी के नंबर पर फोन करता है तो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अभी भी तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, अभी भी वक्त है, तुम अपने बेटे को समझा दो, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। और अगर मैंने इस तरह का कदम उठा लिया तो तुम मुझसे कोई शिकायत मत करना। जान से मारने की जब धमकी देता है तो मुंशी को भी लगता है कि शायद फोन पर उसका बेटा सुधरने वाला नहीं है, इसलिए 6 जून 2024 को मुंबई से चलकर अपने घर पर पहुंच जाता है। पर मुंशी जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, अगले दिन ही इधर राधे अपने गांव में पंचायत बिठा देता है। उस पंचायत में मुंशी के साथ साथ राधे के परिवार को भी शामिल किया जाता है। पंचायत अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को सुझाव देती है कि दोनों परिवार अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखें। हालांकि पंचायत जब होती है, उस पंचायत में मुंशी जब खड़ा होता है शर्म के अपना सर नहीं उठा पाता है। पंचायत जब अपना फैसला सुना देती है, उसके बाद से मुंशी भी अब अपने बेटे के ऊपर काफी कड़ी निगरानी रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आशीष चाह करके भी नंदिनी से मुलाकात नहीं कर पाता है। पर मुंशी जब अपने बेटे के ऊपर कड़ी निगरानी करना शुरू कर देता है तो इधर आशीष के भी दिमाग में एक गलतफहमी बैठ जाती है कि उसके प्यार का असली दुश्मन नंदिनी के परिवार वाले नहीं है, बल्कि खुद उसके माता पिता ही है। इसलिए आशीष अब अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। दरअसल आशीष के दिमाग में यह बैठ जाता है कि जब तक उसके माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक वह नंदिनी से शादी नहीं कर सकता है। आशीष अपने माता पिता को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है, लेकिन आशीष को सही मौका नहीं मिल पाता है। पर जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, इधर 8 जुलाई 2024 को मुंशी के पड़ोस में जब एक शादी समारोह होता है, उस शादी समारोह में मुंह के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। तभी आशीष को मौका मिल जाता है। करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास मुंशी का पूरा परिवार शादी समारोह में जाता है और 11 बजे के आसपास जब वापस अपने घर पर पहुंचते हैं, मुंशी अपने पत्नी के साथ बाहर के कमरे में सोने के लिए चला जाता है और आशीष अपने बड़े भाई रामाशीष के साथ अंदर के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इधर मुंशी जब अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए जाता है, थोड़ी देर के बाद पति और पत्नी गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन आशीष जब अपने बेड पर जाता है, उसका भाई तो सो जाता है, लेकिन आशीष की आंखों में नींद ही नहीं आती है जब देखता है कि उसका पूरा परिवार सो चुका है। उसके बाद से आशीष चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने माता पिता के कमरे में एंट्री कर जाता है। उस वक्त मुंशी अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही आशीष अपने पिता का गला दबाने लगता है, पर जब अपने पिता का गला दबाने लगता है तभी मुंशी की नींद खुल जाती है और वह अपनी मुंह से आवाज निकाल देता है। पर मुंशी के मुंह से जब आवाज निकलती है, उसकी पत्नी तो जग जाती है, लेकिन तब तक आशीष अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर चुका था। अपने पति की डेड बॉडी को जब देवंती देखती है तो देखकर अपने बेटे को बुलाने लगती है। रामाशीष को जब पुकारना शुरू करती है, उसके बाद से आशीष
अपनी मां की भी गला दबा देता है, जिसकी वजह से देवंती की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन तब तक रामाशीष भी अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और दोनों डेड बॉडी को अपनी नजरों के सामने देख लेता है। दरअसल आशीष अपने बड़े भाई को तो मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब अपने सामने देखता है अब आशीष को ये डर सताने लगता है कि अपने भाई की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए आशीष मजबूर होकर अपने भाई की भी गला दबाकर हत्या कर देता है। तीनों की जब मौत हो जाती है उसके बाद से अपने घर के अंदर से एक तेजधार हथियार को लेकर आता है और उस हथियार को तीनों के गले पे भी चला देता है। उसके बाद से अपना हाथ मुंह धोने के बाद कपड़ा चेंज करता है और फिर से बगल के उस शादी समारोह में जाकर के शामिल हो जाता है। लगभग 2 से 2.5 घंटे का वहां पर समय गुजारता है और रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास वापस जब अपने घर पर पहुंचता है, आने के बाद अपना नाटक करना शुरू कर देता है। वाकई में आशीष जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस आशीष के तहरीर पे उसे गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोजाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं है, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है महाराज सिंह, जो भरतपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नाकी आलम, जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद मुजाहिद खान वैसे तो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मन यादव, जो रुद्रपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अशरफ खान, जो जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के शाहीनबाग में रहते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।